नमस्कार दोस्तों, क्रमशिला के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम जो उत्तराखंड रिवीजन का जो सीरीज चल रहा था, उसको हम फिर से लेके आ रहे हैं और आज हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे। जो हमारा जो सीरीज चल रही है, विशेषकर जो उत्तराखंड संक्षिप्त की वाला जो आपने परीक्षा वाणी में टॉपिक पढ़ा होगा शुरुआत में, उसको लेके हम ये चल रहे हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं आज इतिहास से। तो सबसे पहले इतिहास में हमें कुछ स्थानों के नाम जो है याद रखने होते हैं। तो आज सबसे पहले हम उन्हीं स्थानों को एक बार रिवीजन करते हैं और उनको जो है उसके बाद उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि आपका अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के अलावा चमोली, एक हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के अलावा पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल के बाद चंपावत, और एक हो जाता आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, और अंतिम जो है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। ये 1 2 3 4 5 6 ये 7 जनपद ऐसे हैं जहाँ हमको जो है प्राचीन काल के या पुरातात्विक साक्ष्य जो हमारे पास प्राप्त होते हैं। इसमें आपके शैल चित्र हो गए और जो अन्य पुरातात्विक स्थल हैं वो जो है आपको इन्हीं 7 जनपदों में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा में कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं उन स्थलों को एक बार यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद जो हम इसके एक बार पुनः जो उसको रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में आपको देखने को मिलता है एक तो मल्ला पेनाली, मल्ला पेनाली। ये स्पेशली मिलान करने के लिए जो इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि निम्न स्थल जो है किस जनपद में है। तो ये इसलिए जो है मैं इस एक प्रकार से ग्राफ तैयार कर रहा हूँ ताकि जो है आपको इसे समझने में आसानी हो सके कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। तो यहाँ पे अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले मल्ला पेनाली हो गया, और इसके अलावा जो लाखू उडियार है, लाखू उडियार ये भी आपका जो है यहीं पर पड़ता है। लाखू उडियार के अलावा आपने फड़कानौली सुना होगा, फड़कानौली, फड़कानौली के अलावा अगर हम बात करते हैं पेटशाला की, पेट पेटशाल की, पेटशाल भी जो आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। इसके अलावा लेथाप, लेथाप, और लेथाप के बाद नोला ग्राम, नोला ग्राम, और नोला ग्राम के बाद है एक जगह धनगल पड़ती है, धनगल। धनगल के अलावा हमारे पास महरू उड़ियार, महरू उड़ियार, और एक जगह दूसरी है दीना पानी, दीना पानी, और दीना पानी के अलावा एक है हतवाल घोड़ा, और एक स्थल में यहाँ लिख रहा हूँ, चलो यहीं लिख लेते लास्ट में, इधर जगह नहीं बनने पर मैं यहाँ लिख जो है इसको लिखता हूँ, वो है आपका कालामाटी। तो अगर आपके पास मिलान के लिए आते हैं मल्ला पेनाली, लाखूडियार, फड़कानौली, पेटशाल, लोथाप, नोलाग्राम, धनगल, महरूडियार, दीनापानी, और इसके अलावा जो हतवाल घोड़ा है और कालामाटी, ये सब जो आपके अल्मोड़ा में पड़ते हैं। हतवाल घोड़ा, इसको याद रखेंगे, हतवाल घोड़ा। और अगर हम चमोली की बात करते हैं तो चमोली में मिलता है आपको ग्वारख्या उडियार, ग्वारख्या उडियार। ग्वारख्या उडियार के अलावा जो है आपका प्रसिद्ध किमनी ग्राम, किमनी ग्राम के बाद है ये मलारी, मलारी के बाद गोपेश्वर। तो यहाँ पर आप जो इन 4 स्थलों को याद रखेंगे।
चमोली में है ग्वारखा उडियार, किमनीग्राम, मलारी और गोपेश्वर। अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार में एक स्थल है आपका बहद्राबाद। बहद्राबाद ये हरिद्वार का स्थल हो गया। अगर हम पौड़ी की बात करते हैं तो पौड़ी में भी हमें कुछ स्थल देखने को मिलते हैं। इसमें एक है रणीहाट, रणीहाट के बाद है थापली, और थापली के बाद मिलता है आपको पश्चिम नयार घाटी, पश्चिमी नयार घाटी। अगर हम चंपावत की बात करते हैं तो चंपावत में एक स्थान है देवीधुरा, देवीधुरा। वहीं अगर हम उत्तरकाशी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में एक तो आपका हुडोली मिलता है। बुक में आपको हुडली देखने को मिलेगा, लेकिन इसका असली नाम जो हुडोली है। ये हुडली हो गया, हुडोली हो गया। दूसरा आपका पुरोला। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में भी आपको बनकोट और नैनी पातल। तो चलिए फिर हम देखते हैं एक बार फिर से। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं, अब पिथौरागढ़ में बनकोट, कोट कहाँ बना है? पातल, पापी फॉर पिथौरागढ़ याद रखेंगे। नैना का कोट पिथौरागढ़ में बना है, यानी नैना पातल। बनकोट, बनकोट बन के कहाँ बना? नैनी का कोट यानी बनकोट बना है पिथौरागढ़ में। पुरोला में नॉर्मल है हुडोली और पुरोला, पुरोला हुडोली ये दो उत्तरकाशी को जाते हैं। चंपावत, चंपावत की अगर बात आती तो चंपावत क्या एक थोड़ा सा आपको लग रहा होगा देवी का धुरा, ठीक है, देवी धुरा आपको चंपावत में देखने को मिलेगा। अगर पौड़ी की बात करते हैं तो रणीहाट, थापली जो है यहाँ पे विधानसभा है, आपने पहले पढ़ा है, एससी के लिए आरक्षित है। और पश्चिमी नयार घाटी ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है। हरिद्वार में भद्राबाद एक आसान स्थल, आप याद करने के लिए आसान है। अब बात करते हैं हम चमोली की, तो चमोली में गोरखा उडियार, किमनीग्राम, मलारी और गोपेश्वर। गोपेश्वर को आप आसानी से याद रख सकते हैं, गोरखा यानी गोरखों के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि चमोली जो है आपके बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो गोरखे आसानी से इधर आ सकते हैं। मतलब सिर्फ याद करने के लिए, तो गोरखा, गोरखा कहाँ से प्रवेश कर सकते हैं? अल्मोड़ा थोड़ा बीच में पड़ जाता है, लेकिन चमोली क्या है आपके सीमांत जिला है। तो यहाँ पे गोरखा उडियार और किमनीग्राम, मलारी गांव और गोपेश्वर ये आप रखेंगे यहाँ पे चमोली में याद। अगर हम करते हैं अल्मोड़ा की बात, एक बार फिर देखते हैं तो मल्ला पेनाली अल्मोड़ा में हो जाएगा। लाखू उडियार, लाखू उडियार, फड़का नौली, पेटशाल, लुएथाप, नौलाग्राम, धनगल, मेहरू उडियार, दीना पानी और हथवाल घोड़ा, ये जो है आपके चमोली के प्रमुख स्थल है। तो चलिए एक बार हम इसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि मुख्य हमारा लक्ष्य है हमें याद करना। सबसे पहले करते हैं हम अल्मोड़ा की बात। अल्मोड़ा में पहला है मल्ला पेनाली, मल्ला पेनाली के बाद दूसरा लाखोडियार, लाखोडियार के बाद है फड़कानौली, उसके बाद है पेटशाल, पेटशाल के बाद लुएथाप, नौलाग्राम, धनगल, मेहरू उडियार, दीना पानी और हथवाल घोड़ा, और इसके अलावा कालामाटी। ये सारे स्थल कहाँ के हो गए आपके? अल्मोड़ा के। अब चलते हैं हम संक्षिप्त की तरफ, जो इसमें जो इतिहास से या हिस्ट्री से प्रश्न इससे पहले कई बार पूछे गए हैं या संभावना प्रश्नों की बनी रहती है, तो उन प्रश्नों को हम जो है यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले चलते हम निम्न पुरा पाषाण कालीन साक्ष्यों के बारे में जानने। निम्न पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य। अगर हम इन साक्ष्यों की बात करते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल यानी सबसे पहले साक्ष्य बोल सकते हैं कि सबसे पहले में साक्ष्य मिले वो कहाँ किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ये जो है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। एक मिनट, निम्न पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य, निम्न
जिसने हमारी इससे पहले हिस्ट्री वाली मैंने क्लास अपलोड की थी, अगर किसी ने वो क्लास देखी तो उसमें हमने इसमें जो विस्तृत चर्चा कर रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। न्यून मतलब सबसे शुरुआती समय की बात करते हैं। तो अगर हम इस समय उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में मैंने कहा था आपको, अगर आप सबसे पश्चिम की तरफ से चलते हैं तो इधर आपको यमुना घाटी देखने को मिलती है। यमुना घाटी, यमुना घाटी में एक स्थल है कालसी। कालसी में जो है आपको निम्न पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। वैसे अगर हम मध्य में आते हैं तो मध्य में आपको मिलती है अलकनंदा नदी घाटी। अलकनंदा नदी घाटी। यहाँ पे एक प्रसिद्ध स्थल है श्रीनगर, जो कि आपके पौड़ी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम जब चलते हैं आगे, पश्चिमी नयार की बात करते हैं। पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा घाटी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो खुटानी नाला है, खुटानी नाला, ये जो है आपको पश्चिमी रामगंगा घाटी के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। एक बार अगर मैं फिर से रिवीजन करूँ, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल यमुना घाटी के में आपको कालसी देखने को मिलता है, अलकनंदा घाटी में श्रीनगर में है, और पश्चिमी रामगंगा घाटी में आपको जो खुटानी नाला में जो इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य की, मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य, कालीन साक्ष्य, तो ये हमारे पास कहाँ अवेलेबल है? जो आपकी अलकनंदा नदी घाटी है, अलकनंदा नदी घाटी, घाटी, यहाँ पर जो है आपको जो श्रीनगर क्षेत्र है, श्रीनगर क्षेत्र में आपको इसके साक्ष्य मिले हैं। याद रखेंगे, निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य आपको श्रीनगर में मिले हैं। इसके अलावा जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य भी जो आपको श्रीनगर में मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की, तो ये जो जसकोट क्षेत्र है, जसकोट क्षेत्र, जसकोट क्षेत्र में भी जो आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। जसकोट क्षेत्र ये आपको जो मध्य पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य जो यहाँ पर हम हमको प्राप्त हुआ है। अगर प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि डॉक्टर सर्वप्रथम जो राज्य में डॉक्टर एम पी जोशी द्वारा लाखू शैलाश्रय की खोज कब की गई थी? लाखू शैलाश्रय की खोज, शैलाश्रय, अगर इसकी बात करते खोज की, तो इसकी खोज की थी किसने? डॉक्टर एम पी जोशी। एम पी जोशी के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। अगर पूछा जाता है कि खोज कब की गई थी, अगर कब पूछा जाता है तो इसकी खोज जो है 1968 में इसकी खोज की जाती है। अभी हमने पढ़ा है कि लाखू उड़ार कहाँ में आपका? अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में स्थल है, अल्मोड़ा में खोज की थी डॉक्टर एम पी जोशी के द्वारा 1968 में इसकी जो खोज की जाती है। इसके अलावा अभी यहाँ पे अगर दोबारा जो स्थल आए थे आपके लाखू, लवेता, फड़कानौली, फलसीमा, पेटशाल, ये सब जो है आपके अल्मोड़ा जनपद में आपको देखने को मिलते हैं। ये हम ऑलरेडी जो है पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा अगर आता है आपके कि यमुना घाटी का वह स्थान जहाँ नीले रंग के शैल चित्र मिले, तो नीले रंग के शैल चित्र आपको कहाँ प्राप्त हुए? नीले रंग के शैल चित्र, शैल चित्र, तो इसके लिए आपको एक स्थल है, ये पड़ता है आपके उत्तरकाशी में। जगह के नाम क्या है आपकी? हुडोली, हुडली लिखा है लेकिन आप इसको हुडोली बोल सकते हैं। ये अगर स्थानीय भाषा में अगर देखता आपको तो इसको हुडोली नाम से जानते हैं। नीले रंग के शिलाश्रय जो आपको उत्तरकाशी के, अगर पूछी जाए कि कौन सी घाटी में है, तो ये आपकी यमुना घाटी जो हो जाएगी, यमुना घाटी। यमुना घाटी में जो आपका ये हुडोली स्थल पड़ता है। बाकी अगर आते हैं जो अभी ग्वारख्या गुफा, किमनी गांव, ये जो शिलाश्रय है, ये पूरा स्थल आपको देखने को मिलते हैं चमोली जनपद में। अगर प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि जो फलसीमा है, फलसीमा को कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। फलसीमा ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। अगर पूछा जाए कि यहाँ से जो मानो कि
जो मानव का चित्र प्राप्त हुआ है, मानव चित्र, इसकी प्रकृति किस प्रकार की है? तो इसकी आपको प्रकृति है, ये आपको जो देखने को मिलती है, एक तो योग मुद्रा में देखने को मिलेगी, दूसरा क्या होगा, नृत्य मुद्रा में। नृत्य मुद्रा में, योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा में जो आपको जो फलसीमा है, यहाँ पे आपको जो मानव चित्र मिले हैं, ये इन दो रूपों में जो आपको देखने को मिलते हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि महापाषाणकालीन स्थलों के नाम, महापाषाणकालीन स्थल, तो महापाषाणकालीन स्थल आपको कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें तो अगर हम बात करते हैं अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा आपको नौलाग्राम। नौलाग्राम के अलावा आपको यहाँ पे जो मैन हीर है, ये भी आपको अल्मोड़ा में पड़ता है। इसके अलावा एक नौगांव है, नौगांव हालांकि उत्तरकाशी में पड़ता है, लेकिन ये अल्मोड़ा वाला नौगांव है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और यहीं पे जो है मुनिया की ढाई भी आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, मुनिया की ढाई। और अगर हम बात करते हैं चंपावत की, चंपावत, तो चंपावत में आपको देखने को मिलता है देवी धुरा, देवी धुरा, हालांकि हम इसको पहले जिक्र कर चुके हैं। अगर हम चमोली में आते हैं, चमोली, चमोली में सबसे पहले आपका गोपेश्वर हो गया। गोपेश्वर के बाद जो देखने को मिलता है मलारी गांव। अगर हम बात करते हैं पौड़ी की, पौड़ी में क्या मिलता है आपको, पश्चिमी नयार घाटी, पश्चिमी नयार घाटी। वहीं अगर हम बात करते हैं जो अन्य स्थल है, वह है आपका जसकोट का क्षेत्र, जसकोट। तो महापाषाणकालीन अगर स्थल आते हैं मिलान करने के लिए, तो महापाषाणकालीन स्थल कहाँ कहाँ है, नौलाग्राम, मैनहीर, नौगांव, ये आपके अल्मोड़ा के क्षेत्र में हो गए। इसके अलावा जो मुनिया की डाई है, ये भी आपके अल्मोड़ा में हो गया। चंपावत की बात की जाए तो चंपावत में आपको देवी धुरा देखने को मिलता है, और चमोली में जो आपका गोपेश्वर, मलारी गांव जो है देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम पौड़ी में ऑप्शन में आता है, तो यहाँ पे जो पश्चिमी नयार घाटी का क्षेत्र है, ये जो है आपको देखने को मिलता है। अगर अन्य की बात करते हैं, जसकोट, जो कि आपका पड़ता है उधम सिंह नगर के क्षेत्र की तरफ। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रश्न कुछ आता है, धातुकालीन साक्ष्य के बारे में पूछा जाए। धातुकालीन साक्ष्य, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद महापाषाण काल, महापाषाण के बाद काल के बाद चलता है आपका धातु काल। अगर धातु काल की बात करते हैं, तो धातु काल में जब हमको साक्ष्य मिले हैं, ये किन किन स्थलों में मिले हैं, तो हम अगर इनका जिक्र आता है, तो सबसे पहले अगर हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में आपने एक जगह का नाम सुना होगा, वनकोट, वनकोट या फिर बनकोट। वनकोट कहाँ किसने तैयार किया था, नैनी पातल। कुछ इस प्रकार से हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो पिथौरागढ़ में आपका जो वनकोट है, यहाँ पे आपको जो धातुकालीन युग है, धातुकालीन युग के साक्ष्य आपको वनकोट क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो नैनी पातल है, यहीं पे नैनी पातल, यहाँ पर भी जो है धातुकालीन साक्ष्य हमारे पास मिले हैं। अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की, हरिद्वार में जो बहदराबाद का क्षेत्र है, बहदराबाद में जो आपके धातुकालीन साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। और इसके अलावा कहीं कहीं कुछ कुछ स्थल जो आपको चमोली में भी देखने को मिलते हैं, चमोली, और इसके अलावा आपका जो अल्मोड़ा क्षेत्र है, अल्मोड़ा क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी जो आपको धातुकालीन साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। विशेषकर जो धातुकालीन साक्ष्य में याद रखने वाले हैं, ये आपके वनकोट हो गया, नैनी पातल हो गया, और इसके अलावा आपका बैदराबाद का क्षेत्र हो जाता है। ये जो प्रमुख धातुकालीन आपको यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं वनकोट की, अगर हम वनकोट के बारे में पूछा जाए, तो वनकोट में जो आपको 8 ताम्र मानव आकृतियां यहाँ पे देखने को मिलती है, ताम्र मानव आकृतियां। वहीं अगर हम नैनी पातल की बात करते हैं, तो यहाँ से जो हमें 5 ताम्र आकृतियां प्राप्त होती है।
ताम्र मानव आकृतियां जो है हमको प्राप्त होती है। वन कोट से मिलेगी 8, वन के कोट में थी 8 और नैनी पातल में थी आपकी 5। 1 2 3 4 5, ये आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं। नैनी पातल जो 1 2 3 4 5 शब्दों से मिलकर बना है, तो रख सकता है कि 5 ताम्र मानव आकृतियां जो आपके नैनी पातल से प्राप्त हुई है। वन के कोट से मिली हमको 8, यानी 4 शब्दों से मिलकर बना वन कोट। 4 दूना 8, इसको डबल करके आप माइंड में रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं मलारी गांव की तरफ। मलारी गांव मिला था कहाँ ये जगह? चमोली में। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है? सबसे पहले तो मिले हमको लोह उपकरण मिले। लोह उपकरण के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको कांसे का कटोरा प्राप्त हुआ है, कांसे का कटोरा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मानव कंकाल, और इसके अलावा जो मिला है यहाँ पे वो है सोने का मुकुटा। तो अगर हम इनमें से कुछ भी आता है कि सोने का मुकुटा प्राप्त हुआ है तो कहाँ हो गया आपका? मलारी गांव में। लोहे के उपकरण भी यहाँ प्राप्त हुए। कांसे का कटोरा अगर आता है तो ये आपके मलारी गांव में मिला है। मानव कंकाल के साक्ष्य भी जो आपके मलारी गांव में हमको मिले हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि आद्य इतिहास, उत्तराखंड के आद्य इतिहास का स्रोत है, उत्तराखंड के आद्य इतिहास का स्रोत, तो हमको स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ हमारे पास इसके साक्ष्य मिलते हैं? तो जो आपके हमारे पौराणिक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ जो है हमारे पास क्या है? मुख्य हमारे पास साक्ष्य है जहाँ से हमको जो इस बारे में जानकारी मिलती है। अगर प्रश्न आता है वेद व्यास जी के द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा 6 लाख संहिताओं की रचना कहाँ की गई है? तो ये जो आपका बद्रिका आश्रम है, बद्रिका आश्रम में जो है वेद व्यास जी के द्वारा 6 लाख जो संहिताएं हैं, इन संहिताओं की रचना जो बद्रिका आश्रम में की गई थी। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख, देखो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे पास है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया है, और इस क्षेत्र को जो है इस क्षेत्र के जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र का जो सर्वप्रथम जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो वेदों में जो गढ़वाल क्षेत्र है, वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो कुछ नाम प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि आपका हेमवंत नाम हो गया। इसके अलावा देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि, देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि की पूर्ण भूमि, ये शब्द जो आपके जो वेद है, वेदों में हमको उत्तराखंड के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको हेमवंत नाम मिल जाए, देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि, या फिर देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि, ये जो है आपके ऋग्वेद में गढ़वाल क्षेत्र के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करते ऐत्रेय ब्राह्मण की, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के बाद ये जो ग्रंथ आए ब्राह्मण ग्रंथ, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो है जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उत्तर कुरु का शब्द जो है यहाँ पे आपके ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करते हैं स्कंद पुराण की बात, स्कंद पुराण, तो स्कंद पुराण में जो आपको उत्तराखंड की सर्वाधिक चर्चा देखने को मिलती है। इसमें उत्तराखंड को जो आपका कुमाऊं क्षेत्र है और गढ़वाल क्षेत्र है, इसको जो है एक को मानस खंड और दूसरे को जो है केदारखंड, ये नाम से जो यहाँ पे स्कंद पुराण में इसका प्रयोग किया गया है। देखो ऐत्रेय ब्राह्मण में अगर बात आती है तो उत्तर कुरु शब्द याद रखेंगे आप। अगर स्कंद पुराण की बात की जाती है तो स्कंद पुराण में आपको मानस खंड और मानस खंड के बाद आपको केदारखंड जो है देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं केदारखंड की, तो केदारखंड का अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो स्कंद पुराण में कहा गया है जो माया क्षेत्र है, माया क्षेत्र किसे कहा गया है? हरिद्वार को।
जो हरिद्वार है या माया क्षेत्र है, इस क्षेत्र से लेके आपके जो श्वेत पर्वत तक का क्षेत्र है, श्वेत पर्वत, यहाँ पर श्वेत पर्वत किसके लिए कहा गया है? हिमालय के लिए। यानी केदारखंड में कहा गया है कि जो माया क्षेत्र से लेके श्वेत पर्वत तक का क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र जो है आपके स्कंद पुराण में, इसको जो है आपके ये इस बीच का जो क्षेत्र है वो आपको केदारखंड नाम कहा गया उसको। यानी केदारखंड का उल्लेख जो श्वेत पर्वत से लेकर माया क्षेत्र के बीच में जो इस क्षेत्र को केदारखंड के का जो है नाम दिया गया है। वहीं अगर हम मानस खंड की बात करते हैं तो स्कंद पुराण में जो है ये क्या है आपके जो नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत से लेके आपका जो कालागिरी तक है, कालागिरी तक का क्षेत्र, नंदा देवी से लेके कालागिरी तक का क्षेत्र आपका मानस खंड कहलाया। ये कह सकते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका मानस खंड इस क्षेत्र को कहा जाता था स्कंद पुराण में। वहीं अगर हम केदारखंड की बात करते हैं तो केदारखंड जो माया क्षेत्र से लेके आपके श्वेत पर्वत के बीच में जो केदारखंड जो इस क्षेत्र को कहा जाता था। ये आपको मिलता है कहाँ? स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण में जो सर्वाधिक जो उत्तराखंड की चर्चा की गई है, सर्वाधिक चर्चा जो इस क्षेत्र की आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं ये, अगर यहाँ पे आता है कि जो ये मानस खंड है, मानस खंड प्लस केदारखंड, केदारखंड, इसको जो है संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो इसके लिए जो है संयुक्त रूप से नाम रखा गया था उत्तरखंड। उत्तरखंड आज जो नाम हमको उत्तराखंड मिलता है ये यहीं से हमको जो मिलता है, ये इसी वजह से इस क्षेत्र के लिए उत्तराखंड नाम रखा गया। नहीं तो इसको पहले उत्तर प्रदेश उत्तरांचल रखा गया था। उत्तर के अंचल में वो जो है जब ये कुछ शर्तों पे उस समय जब उत्तराखंड का निर्माण हो रहा था तो ये रखा गया था। लेकिन जो असली में अगर जब हमारे बात करते हैं तो क्रांतिकारी या जो फिर जिन्होंने आंदोलनकारी थे उन्होंने जो उत्तराखंड के उत्तरांचल के लिए उत्तराखंड नाम पहले से जो है रखा था, वो इसी वजह से रखा था कि मानसखंड और केदारखंड का जो क्षेत्र है इसको जो स्कंद पुराण या पुराणों में जो उत्तर का खंड कहा गया है। वहीं अगर हम इसके अलावा बात करते हैं उत्तराखंड के अलावा इस क्षेत्र को जो ब्रह्मपुर के नाम से भी इस क्षेत्र को जानते थे। ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर के अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो खसदेश नाम से जानते हैं, खसदेश, खसदेश भी जो उत्तराखंड के लिए प्रयोग किया गया है। देखो मानसखंड प्लस केदारखंड को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? उत्तराखंड, और इसके अलावा खसदेश और इसके अलावा ब्रह्मपुर, खसदेश, ब्रह्मपुर और उत्तराखंड, ये जो मानसखंड के लिए और केदारखंड के लिए संयुक्त रूप से प्रयोग किया है। सर्वाधिक चर्चा कहाँ मिलती है उत्तराखंड की? तो ये आपके स्कंद पुराण में जो इसकी सर्वाधिक चर्चा आपको देखने को मिलती है। और इसमें स्कंद पुराण में अगर नाम पूछा जाए तो केदारखंड और मानसखंड का प्रयोग जो आपके स्कंद पुराण में किया गया है। अगर हम ऐतरेय ब्राह्मण की बात करते हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर हमने इतना पढ़ दिया है। अगर आता है बद्रिका खंड, बद्रिका खंड, बद्रिका खंड ये किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये तो आसान है। बद्रिका खंड, ये अगर सॉरी माफ करना, बद्रिका खंड की बात की जा रही है, ये किसका अंश है? तो जो आपने अभी तक इससे पहले स्कंद पुराण की बात की जा रही थी, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण का जो है आपको जो बद्रिका खंड है ये इसका अंश आपको देखने को मिलता है। अब मानस खंड में एक जगह का नाम उल्लेखित किया गया है, मानस खंड। यहाँ पे एक क्षेत्र है राम क्षेत्र, राम क्षेत्र। अगर प्रश्न पूछते कि राम क्षेत्र जो है किसके लिए या किस जगह के लिए जो है राम क्षेत्र का प्रयोग किया गया है, जो आपका जो अल्मोड़ा क्षेत्र है, अल्मोड़ा क्षेत्र, अल्मोड़ा क्षेत्र के लिए आपका जो राम शब्द है ये राम क्षेत्र प्रयोग किया गया है। चलिए अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अब चलता है महाभारत का काल। महाभारत, अगर हम बात करते हैं महाभारत की तरफ, देखो हम चल रहे पूरा पाषाण काल से लेके चल गए हम धातु काल तक। धातु काल के बाद आ गए हम ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल के बाद आ गए हम उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो अभी चल रहे हैं महाभारत की बात की जा रही है। तो महाभारत में अगर पूछते हैं तो महाभारत में जो उत्तराखंड के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए जो अगर हम बात करते हैं तो महाभारत में उत्तराखंड के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था, उत्तर कुरु। उत्तर कुरु, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग जो महाभारत में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किया गया है।
चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे ये उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, फिर आता है आपका बौद्ध और जैन वाला ये महाजनपदों वाला समय जब आता है, तो इस समय मुख्य रूप से आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस समय काफ़ी प्रचलित स्थिति में थे। तो अगर हम बात करते हैं इसी समय जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए जो क्या प्रयोग किया गया है, बौद्ध साहित्य। अगर हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्यों में जो उत्तराखंड के लिए एक शब्द का प्रयोग है हिमवंत। हिमवंत शब्द जो है आपके बौद्ध धर्म या बौद्ध साहित्य में आपको देखने को मिलता है। ये हिमवंत शब्द जो है आपके जो हिमालय क्षेत्र है, या कह सकते हैं आप उत्तराखंड क्षेत्र है, उत्तराखंड क्षेत्र के लिए जो है हिमवंत शब्द बौद्ध साहित्य में इसका प्रयोग किया गया है। चलिए अगर हम बात करते पुराणोत्तर काल में, पुराणोत्तर काल, पुराणों के बाद का जो समय आता है, इस समय जो उत्तराखंड के लिए किस किस नाम का प्रयोग किया गया है, या कह सकते हैं पुराणोत्तर काल में जो गढ़वाल क्षेत्र है, विशेष करके गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र के लिए कौन कौन से नामों का जो है प्रयोग किया गया है, या फिर इसको जो है जो गढ़वाल क्षेत्र है पुराणोत्तर काल में इसको किस किस नाम से जो है जाना जाता था। तो इसमें आपको अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो प्रयोग नाम मिलते हैं, एक तो आपका केदार, जो केदार शब्द है, केदार मंडल, केदार मंडल जो गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा जाता था। इसके अलावा बात करते हैं बद्रिका क्षेत्र, बद्रिका क्षेत्र, यह भी जो है इसी के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं तपोभूमि, तपोभूमि, ये शब्द भी जो है आपके गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। और खसमंडल, खसमंडल, खसमंडल का प्रयोग भी जो आपके गढ़वाल क्षेत्र के लिए किया गया है। चलिए एक बार फिर से देखते, पुरातत्तर काल में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और खस मंडल। बौद्ध साहित्य में प्रयोग किया गया है हिमवंत नाम। अगर हम महाभारत काल में कहते हैं तो महाभारत में जो इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम मानस खंड की बात करते हैं तो मानस खंड में जो राम क्षेत्र है, ये अल्मोड़ा क्षेत्र के लिए जो राम क्षेत्र का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कहा जाता है मनुष्यों के आदि पूर्वज, इसके मनुष्यों के, इनका निवास स्थान अगर पूछा जाए, निवास स्थान, मनुष्यों के आदि पूर्वज पहले तो कौन है, ये मनु, मनु को जो है मनुष्यों का आदि पूर्वज कहा जाता है। अगर कहा जाता है कि इनका जो है निवास स्थान, इनका निवास स्थान कहाँ था, तो ये मिलता है आपको कहाँ, जो अलकापुरी, अलकापुरी, जो अलकापुरी है ये जो इनका निवास स्थान था। और अलकापुरी में अगर पूछा जाए जो कुबेर की राजधानी, कुबेर की राजधानी पूछी जाए, कुबेर की राजधानी, तो कुबेर की राजधानी भी जो आपको कहाँ देखने को मिलती है, अलकापुरी में। आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान आपका अलकापुरी में है, कुबेर की राजधानी भी कहाँ मिलेगी आपकी, अलकापुरी में। अगर हम इस अलकापुरी क्षेत्र की बात करते हैं, अलकापुरी क्षेत्र अगर हम इसकी बात करते तो ये आपका जो अलकनंदा का उद्गम स्थल है, अलकनंदा का उद्गम स्थल। और यहाँ पे इसी पे यहीं पे आपको देखने को मिलता है बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम। इनके बीच का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को जो है आपको ये क्या है, अलकापुरी नाम से जाना जाता था, अलकापुरी। कौन से क्षेत्र के बीच में, अलकनंदा के उद्गम स्थल से लेके बद्रिकाश्रम के मध्य के क्षेत्र को जो है अलकापुरी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो देखो अभी मनु का निवास स्थान आपको देखने को मिलेगा यहीं पे। अगर हम बात करते हैं कुबेर की राजधानी, तो कुबेर की राजधानी भी जो आपको अलकापुरी देखने को मिलती है। प्रश्न आता है भगवान राम ने अंतिम समय में अपनी तपस्या कहाँ की थी, तपस्या तो ये मिलती है आपको कहाँ की थी, इन्होंने देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जो भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ पे तपस्या की थी,
और यहीं पे अगर हम देवप्रयाग की बात करते हैं तो यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी इनका जो है मिलन स्थल है। इनका जो है यहाँ पे क्या है, संगम है। यहाँ पे इन दोनों को मिलती है, इन्हें दोनों नदियाँ मिलती है, जिसको जो है सास बहू के नाम से जाना जाता है। सास बहू के नाम से जो इन दोनों नदियों को जाना जाता है। और यहीं पे जो है जहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी, वहाँ पे जो है रघुनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। रघुनाथ मंदिर का निर्माण। इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि यहाँ पे पहले भूकंप आया था, भूकंप के बाद जो ये मंदिर टूट गया था, उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया है। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं इस मंदिर की शैली की, तो ये मंदिर जो है अभी कत्यूर शैली में इसका निर्माण जो है आपको देखने को मिलता है। अगर आप अभी वहाँ नहीं गए होंगे तो ये मंदिर की जो शैली है ये आपको कत्यूर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये जो घाट है, घाट से थोड़ा सा ऊपर आप सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो वहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। और मंदिर के पीछे जो एक पेड़ भी है जिसको कहा जाता है कि ये जो है अमर वृक्ष है। और वहीं पे अगर हम ये मंदिर के अगर आप पीछे जाओगे तो मंदिर के पीछे आपको बहुत सी शिलाएं मिलेगी, जहाँ पर आपको जो है साउथ के लेक लिखे हुए मिलेंगे। तेलुगु भाषा में है, तेलुगु भाषा या द्रविड़ भाषा में वो जो लेक है वो लिखे गए हैं। अब ये कुबेर की राजधानी आ गई थी अलकापुरी। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि बाणासुर की राजधानी, बाणासुर की राजधानी, तो बाणासुर की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ज्योतिषपुर, ज्योतिषपुर, जिसको आप जो जोशीमठ के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, दोबारा एक बार रिवीजन करते हैं। मनुष्यों के पूर्वज या आदि पुरुष कह सकते हैं मनु का निवास स्थान अलकापुरी, और कुबेर की राजधानी अलकापुरी, बाणासुर की राजधानी जोशीमठ या ज्योतिर्मठ जो है आपको देखने को मिलती है, या ज्योतिषपुर, यह जो है इसके लिए प्रयोग किया गया है। और भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या की थी देवप्रयाग में। अगर आता है लक्ष्मण ने कहाँ तपस्या की थी, तो लक्ष्मण ने जो अंतिम समय में तपोवन में तपस्या की थी। तपोवन इन्हीं के नाम से जो तपोवन इसको कहा जाता है। ये जो है आपके टिहरी के क्षेत्र में तपोवन पड़ता है, टिहरी क्षेत्र, जो कि आपके ऋषिकेश के अंतर्गत आता है। चलिए, अगर बात करते हैं भृंगतुंग, भृंगतुंग, भृंगतुंग शब्द जो है प्राचीन ग्रंथों में किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जो आपका केदारनाथ है, केदारनाथ, केदारनाथ के लिए जो है भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम बद्रीनाथ की बात करते हैं, बद्रीनाथ में जो है अगर हम बात करते हैं वन पर्व की, वन पर्व में ये जो महाभारत का वन पर्व है, महाभारत का वन पर्व, महाभारत के वन पर्व में जो लोमश ऋषि है, लोमश ऋषि, लोमश ऋषि के साथ जो है उस समय पांडवों ने क्या किया, यहाँ की यात्रा की थी। पांडव, बद्रीनाथ की यात्रा पांडवों ने कब की थी? लोमश ऋषि के साथ में वन पर्व में जो इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में। और इसी वन पर्व में अगर हम बात करते हैं तो जो आपका श्रीनगर क्षेत्र है, सॉरी, अगर हम बात करते हैं उस समय कि ये उस समय यहाँ का शासक कौन था या राजा कौन था, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो पुलिंद राजा का उल्लेख मिलता है यहाँ पे। पुलिंद राजा, ये किस वंश के से? कुनिंद शासक, कुनिंद वंश, कुनिंद वंश, कुनिंद वंश का जो उस समय उत्तराखंड में शासक था। तो जो ये क्षेत्र है उस समय यहाँ पे राजा पुलिंद शासन करे थे। महाभारत के वन पर्व के दौरान जब जो लोमश ऋषि कहाँ आए थे, बद्रीनाथ गए थे, पांडव जो इनके साथ आए थे, और ये राजा थे यहाँ पे पुलिंद। और अगर बात आती थी इनकी राजधानी की, पूछा जाता है कि इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी अगर राजधानी की बात की जाती है तो उस समय जिनकी राजधानी थी आपके श्रीनगर में, श्रीनगर, श्रीनगर में जो राजा पुलिंद की राजधानी थी। अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में, प्राचीन काल में जो गढ़वाल क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्यापीठ,
विद्यापीठों की बात की जाती है। सोच सकते हैं हमारा एजुकेशन लेवल पहले कितने हाई लेवल पे थे, उस समय जो विद्यापीठ हुआ करते थे, प्रसिद्ध विद्यापीठ। एक तो आपको बद्रिका आश्रम देखने को मिलता है, बद्रिका आश्रम। इसके अलावा जो दूसरा है वो आपका कण्व आश्रम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कण्व आश्रम की, तो यहाँ पे जो दुष्यंत और शकुंतला है, दुष्यंत व शकुंतला, इनकी जो प्रेम कहानी है ये आपको कण्व आश्रम में देखने को मिलती है। और यहीं पर जो है, जो जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, भरत का जन्म जो है कण्व आश्रम में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं यहीं पे इसी आश्रम में जो है कालिदास के द्वारा एक प्रसिद्ध रचना, कालिदास के द्वारा प्रसिद्ध रचना जिसका नाम आपने सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है कालिदास के द्वारा कण्व आश्रम में की गई है। और इस जो ये ग्रंथ है या शास्त्र है, इसमें जो है आपको दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी देखने को मिलती है। और इन्हीं के जो पुत्र है ये भरत, भरत का जन्म होता है इन दोनों से, इन दोनों के पुत्र जो भरत है, जो इसका उल्लेख है ये आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको देखने को मिलता है। अगर पूछा जाता है कि जो कण्व आश्रम है किस नदी के तट पर स्थित था, तो ये जो मालिनी नदी है, मालिनी नदी के तट पर जो आपको कण्व आश्रम जो है आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल में, यहाँ पे जो निवास करने वाली प्रमुख जाति थी उसमें एक थी खस जाति, खस जाति। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये जो है मैक्सिमम, अगर हम बात करते हैं इस समय जो बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म खस जाति के समय, यानी प्राचीन काल में जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति थी, इनके समय जो बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक आपको देखने को मिलता है। चलिए, अगर आता है गढ़वाल का प्रवेश द्वार, गढ़वाल का प्रवेश द्वार, तो ये हो जाता है आपका कोट द्वार। कोट द्वार जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। अगर हम बात करते हैं कुमाऊं की, तो अगर हम पौराणिक ग्रंथों की बात करते हैं, पौराणिक ग्रंथों में जो है कुमाऊं क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, मानस खंड का। अगर हम पौराणिक ग्रंथ के बाद की बात करते हैं, इसके बाद जो इस क्षेत्र को अन्य किस किस नाम से जाना गया है, तो अगर हम बात करते हैं मानस खंड की या फिर कुमाऊं की, तो इसके लिए जो अन्य प्रयुक्त शब्द है, एक तो आपका जो कुर्मांचल है, कुर्मांचल, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, हमारे पास कहानी सुनाने का भी टाइम नहीं उतना, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसके अलावा जो कुर्मपत जो इस कुर्मप्रस्थ जो इस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है, यानी आपके किस क्षेत्र के लिए, कुमाऊं क्षेत्र के लिए जो आपके मानस खंड, कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ के अलावा कुर्मपृष्ठ जो है प्रयोग किया गया है। उसके अलावा कुर्मगिरी भी जो है इस क्षेत्र को कहा गया है। इसके अलावा जो कुमाऊंगढ़, ये परिणाम सब जो है आपके कुमाऊं के लिए देखने को मिलते हैं। मानसखंड, कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ, कुर्मगिरी, कुर्मगढ़। अगर बात आती है कुमाऊं शब्द का सर्वाधिक उल्लेख या कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ किया, किस क्षेत्र में किया गया है, तो जो आप किस ग्रंथ में किया गया है, तो ये आपका जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में जो है सर्वाधिक इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं आगे महाभारत काल की, तो महाभारत काल में अगर हम इस कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं, तो इस कुमाऊं क्षेत्र में जो प्रमुख जातियां आपको देखने को मिलती है वो कौन कौन सी जनजातियां है, इसमें अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र में किरात,
किरात के अलावा अगर हम बात करते किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद और खस, ये जातियां जो है उस समय यहाँ पर निवास करती थी, या कह सकते हैं इन जनजातियों का जो है उस समय यहाँ पे निवास इस तरह आपको देखने को मिलता है। जो महाभारत है, महाभारत में आपको इन जनजातियों का जो निवास स्थान है आपके कुमाऊं क्षेत्र को बताया गया है। वहीं अगर हम बात करते ब्रह्म पुराण, इसके अलावा जो दूसरा है वायु पुराण, इनमें भी जो इस क्षेत्र में जो प्रमुख जनजातियां बताई गई है उसमें से आपके जो किन्नर के अलावा यक्ष के बाद आपको गंधर्व और विद्याधर, इसके अलावा नाग जातियां, ये जो है इन जातियों का उल्लेख जो है आपके ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं नागों के निवासों की पुष्टि की बात की जाए, नागों के निवास की पुष्टि, तो इसकी जो पुष्टि है वो विशेषकर आपको देखने को मिलते हैं। जो अगर आप जाएंगे, वैसे तो गढ़वाल क्षेत्र में भी काफ़ी नाग मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप कुमाऊं में जाओगे तो कुमाऊं में भी जो आपको बहुत सारे आपको जो है नाग मंदिर देखने को मिलते हैं। इससे ये जानकारी हमको मिलती है या फिर इससे चीज़ पता चलती है कि इस क्षेत्र में जो है आपके नाग जनजाति निवास करती थी। और अगर आता है कि सर्वाधिक नाग देवता के मंदिर या सबसे प्रसिद्ध नाग देवता के मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध नाग देवता मंदिर तो ये देखने को मिलेगा कहाँ? आपके पिथौरागढ़ में। यहाँ पे आपको जो प्रसिद्ध नाग देवता के मंदिर है वो है बेरी नाग के अलावा आपको यहाँ देखने को मिलता है बेनी नाग। ये जो यहाँ पे प्रमुख जो नाग देवता के मंदिर है पिथौरागढ़ में, ये आपको देखने को मिलते हैं। बाकी खसों के समय कुमाऊं क्षेत्र में जो आपके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके चले गए जिसके हमारे पास साक्ष्य हमारे, या जो जहाँ जहाँ उत्तराखंड का उल्लेख हमको देखने को मिलता है, ये अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। अब चलते हैं हम ऐतिहासिक काल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल यानी ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हो गया कि जिसके हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य के साथ साथ हमारे पास क्या है, इसकी जो लिपि है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो उपकरण वगैरह हमारे को मिले हैं या फिर स्थल है। इसके अलावा कुछ भी हमारे पास जिसकी हमारे पास ये चीज़ें या जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, उनको जो है आपके ऐतिहासिक काल में रखा गया है, जिसके जो है आप तिथि निर्धारण भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो हमारे पास प्रमुख, अगर हम राज्य में शिलालेखों की बात करते हैं, शिलालेख, तो उत्तराखंड में किस किस स्थान पर जो आपको शिलालेख देखने को मिलते हैं, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कालसी की, यहाँ पे आपको अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं। लाखा मंडल हो गया, लाखा मंडल, ये जो देहरादून जनपद में आपके पड़ते हैं। इसके अलावा सिरोली का शिलालेख प्रसिद्ध है। इसके अलावा मंडल और माणा, इन क्षेत्रों में जो आपको शिलालेख देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो हमको शिलालेख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालसी में, लाका मंडल में, सिरोली और इसके अलावा मंडल में और माणा में, यहाँ पर जो हमको शिलालेख मिलते हैं। अगर आता है जो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कुनिंदों की बात करते हैं, कुनिंद, तो यहाँ पर इनके समय जो है जो अल्मोड़ा क्षेत्र है,
अल्मोड़ा क्षेत्र इनके समय की यहाँ पर जो है आपके 54 प्रकार की मुद्राओं को, ये 54 मुद्राएं जो हमको मिली है। सॉरी, मुद्राएं तो इनकी 3 प्रकार की हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर हम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की बात करते हैं तो हमें ये अल्मोड़ा में जो है 54 मुद्राएं मिली है। और इन मुद्राओं में अगर हम बात करते तो इनमें कुछ प्रमुख शासकों के नामों का जो है हमको उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें आपके जो आसेक हो गया, आसेक लिखा गया है, कहीं पर आपको गोमित्र देखने को मिलेगा, और कई मुद्राओं में जो है हरदत्त, हरदत्त भी जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा शिवदत्त। याद रखेंगे ये प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में इससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में निम्न में से किस शासक का नाम उल्लेखित नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपको आसेक है, गोमित्र है, हरदत्त है और शिवदत्त है। इन 4 शासकों के जो मुख्य रूप से आपको नाम देखने को मिलते हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम आता है तो आप उसको आसानी से जो है छांट सकते हैं। अब बात करते हैं जो यहाँ पर कालसी क्षेत्र है। कालसी में हमको मिला था अशोक का शिलालेख। अगर हम इस शिलालेख की बात करते हैं तो ये जो है आपका कब का है, 257 ईसा पूर्व। 257 ईसा पूर्व का जो है ये अशोककालीन शिलालेख है। अगर हम इसकी भाषा की बात करते हैं तो ये जो लेख है ये आपके प्राकृत भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा। अगर बात की जाए इसकी लिपि की, अगर हम लिपि की बात करते हैं तो इसमें जो है ब्रह्म लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है। सॉरी, ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है आपके कालसी शिलालेख में देखने को मिलती है। एक बार फिर से कहेंगे, अशोककालीन शिलालेख के 257 ईसा पूर्व का जो ये आपको शिलालेख देखने को मिलता है। इसमें जो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें लिपि जो है ब्राह्मी लिपि आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं उस समय जो है इस क्षेत्र में आपके कुनिंद शासक कर रहे थे, कुनिंद शासन जो है उस समय यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन किसके अधीन रह के, मौर्य, मौर्यों के अधीन रह के जो यहाँ पे कुनिंद उस समय शासन कर रहे थे। चलिए, अगर यहाँ पे प्रश्न मिलता है जो ये लाखा मंडल है, लाखा मंडल में आपको किसकी यहाँ पर जो शिलालेख है ये किसका शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे आपको राजकुमारी ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा, ईश्वरा का शिलालेख जो है आपको कहाँ मिलता है, लाखा मंडल में जो आपको मिलता है। आगे बात करते हैं हम त्रिशूल लेख की। त्रिशूल लेख, अगर हम इसकी त्रिशूल लेख की बात करते हैं और इस की बात जो ये त्रिशूल लेख है ये आपको जो है जो गोपेश्वर है, गोपेश्वर, गोपेश्वर में हमको त्रिशूल लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको जो बाड़ा हाट है, बाड़ा हाट यानी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में जो हमको त्रिशूल लेख देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी के जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने एक दूसरा मंदिर है, उस मंदिर में जो है ये त्रिशूल लेख आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, कार्तिकेयपुर राजवंश, अब हम इनके ताम्रपत्रीय लेख की बात करते तो कहाँ कहाँ मिले ताम्रपत्रीय लेख। तो जो कार्तिकेयपुर शासक है या राजवंश है इनके लेख आपको एक तो पांडुकेश्वर में देखने को मिलता है, पांडुकेश्वर। इसके अलावा देखने को मिलेगा आपको कंडारा क्षेत्र में, कंडारा के अलावा आपको चंपावत में जो है आपको कार्तिकेयपुर के शासकों के लेख मिलते हैं। और जो बैजनाथ क्षेत्र है, बैजनाथ, ये हो गया आपके पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ। यहाँ पर जो आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के जो ताम्रपत्री लेख आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर प्रश्न आता है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है तो आपकी कौन सी हो जाएगी, कुनिंद। कुनिंद जो है पहली राजनीतिक शक्ति है जिसने जो उत्तराखंड में शासन किया है। चलिए आगे बात करते हैं हम इस कुनिंद के बारे में। हमने वैसे बहुत कुछ पढ़ा है, कुनिंद वंश पहले इसके काफ़ी बार जिक्र आ चुका है
और इससे पहले की जो वीडियो है एक बार आप उसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, उसमें उन्होंने बहुत कुछ इसमें डिस्कशन किया है। कुनिंद वंश की बात की जाए तो पहली राजनीतिक शक्ति जिसने जो है यहाँ इस क्षेत्र में शासन किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगर इनके शक्तिशाली शासक की बात करते हैं, शाली शासक, तो है कौन? अमोघ भूति। अमोघ भूति जो इनका शक्तिशाली शासक आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो 3 प्रकार की मुद्राएं हमको देखने को मिलती है। 3 प्रकार की मुद्राएं, उसमें से आपको एक तो अलमड़ा प्रकार हो गया, अलमड़ा प्रकार के अलावा आपको मिलती है इन्हीं के नाम से, अमोघ भूति के नाम से, अमोघ भूति प्रकार की, और तीसरे छत्रेश्वर प्रकार की। और जो यहाँ के इनके इष्ट देवते ये कौन थे? छत्रेश्वर। इन्हीं के नाम पर जो इनके द्वारा ये मुद्रा का जो ये मुद्रा है जो है इस पर जो इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अगर बात आती है कुनिंदों के बाद जो किसने यहाँ पे शासन किया था, तो कुनिंद के बाद कौन आए थे? शक। शकों की पुष्टि कहाँ से होती है? तो शकों की जो पुष्टि है उत्तराखंड में होती है इनके द्वारा निर्मित सूर्य मंदिरों से। सूर्य मंदिर, बहुत से सूर्य मंदिर है जो यहाँ पर बनाए गए हैं। उन सूर्य मंदिरों से जो हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में जो है शकों ने भी जो है शासन किया है। अब आते शकों के बाद, कुनिंद के बाद शक है। शकों के बाद जो अगर हम बात करें जो तराई वाला क्षेत्र है, इस तराई वाले क्षेत्र में यहाँ पर आपको जो है कुषाणों का शासन देखने को मिलता है। कुषाणों ने जो है यहाँ पे शासन किया था। कहाँ? तराई वाले क्षेत्र में। देखो कुनिंद से आगे शक, शक से आगे कुषाण, कुषाण आगे तराई वाले क्षेत्र में। एक आपको जो गुप्त वंश की बात की जाए, गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध शासक हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति में जो उत्तराखंड के लिए अगर हम बात करते तो इस प्रशस्ति में जो प्रशस्ति है इसमें उत्तराखंड के लिए करतूरपुर शब्द का नाम, करतूरपुर ये शब्द जो है प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब क्या था? कार्तिकेयपुर शब्द जो है आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी, जैसे जैसे हम अब देखो गुप्त काल के बाद यहाँ पे 6वीं शताब्दी में कौन शासन करने लगता है, तो अगर हम देखते हैं तो जो कन्नौज के मोकरी वंश है, कन्नौज के मोकरी वंश, इनका जो है आपको 6वीं शताब्दी में जो उत्तराखंड में शासन देखने को मिलता है, या कह सकते हैं इनके अधीन जो है आपको उत्तराखंड का जो नीचे वाला जो मैदानी क्षेत्र है उनमें जो मोकरी वंश का जो शासन उस समय उनको देखने को मिलता है। और अगर इसके बात करते हैं मोकरियों के बाद, तो मोकरी के बाद कौन आता है आपके पास? हर्षवर्धन का जो है आपको शासन आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, जिसको सीधे आप हर्ष के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं हम इस समय हर्षवर्धन के समय जो भारत में एक चीनी यात्री आता है ह्वेनसांग जो है आप इसको नाम से इनको जानते हैं, ह्वेनसांग। ये जो उस समय भारत में आते हैं और इन्होंने जो उस समय यहाँ पर उत्तराखंड की जो ये यात्रा पर भी आए थे, और इन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए एक नाम का प्रयोग किया था, पोलीहिमोपुलो। ये शब्द जो है ह्वेनसांग ने जो उत्तराखंड के लिए प्रयोग किया गया, जिसका मतलब क्या था? ब्रह्मपुर, यानी कह सकते जो ब्रह्मपुर क्षेत्र है, ब्रह्मपुर क्षेत्र के लिए ह्वेनसांग ने
मोहपुलो शब्द का प्रयोग जो है किया है। ये कब आए थे? हर्षवर्धन के काल में, 6वीं शताब्दी के बाद, जब कन्नौज के मौर्य वंश का शासन समाप्त हो गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं हरिद्वार के लिए, हरिद्वार के लिए भी जो है यहाँ इन्होंने जब उत्तराखंड की यात्रा की थी तो हरिद्वार के लिए जो है इन्होंने एक जो शब्द का प्रयोग किया था, मोयूलो। मोयूलो, ये जो है इनकी चीनी भाषा में ये प्रयोग किया गया नाम, जिसका मतलब क्या था? मयूरपुर। मयूरपुर। इन्होंने इसका जो विस्तार बताया है ये 20 ली के आसपास बताया है, जो कि आपकी जो एक चीनी माप है, चीनी माप में इसको कितना कहते हैं हमें नहीं पता है, यानी हरिद्वार का इन्होंने क्षेत्र का जो विस्तार बताया 20 ली बताया है, और इसके लिए जो मोयूलो शब्द का प्रयोग किया है, जिसका जो है अगर हम अर्थ की बात करते हैं, जिसका अर्थ निकलता है मयूरपुर। पहली राजनीतिक शक्ति के रूप में आए थे कुनिंद। अगर पूछा जाता है कि पहली उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली ऐतिहासिक शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक वंश, तो उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा हो जाता है? कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूर वंश। कार्तिकेयपुर या फिर इसको आप बोल सकते हैं कत्यूर वंश। पहली ऐतिहासिक उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक वंश कार्तिकेयपुर वंश हो गया। और वहीं अगर हम करते हैं कि पहला राजनीतिक वंश, तो हो जाता है आपका कुनिंद। अगर हम कार्तिकेयपुर वंश की बात करते हैं तो इनके हमारे पास जो लेख मिले हैं, अगर पूछा जाता है तो इनके लेख है उसकी लिपि क्या थी, तो इनके द्वारा जो लेख लिखे गए उसमें आपको जो है कुटिला लिपि देखने को मिलती है। कुटिला लिपि। अब करते हैं हम जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश है, इनकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं, अगर हम इनके शासन की बात करते हैं तो इनका जो शासन है लगभग 700 ईस्वी से लेके जो आपको 1050 ईस्वी तक जो इनका शासन आपको देखने को मिलता है। और इस समय जो है इनकी प्रारंभिक, अगर हम 300 वर्षों की बात करते हैं, प्रारंभिक 300 वर्षों की बात करते हैं, तो इस समय इनकी राजधानी थी चमोली के जो कार्तिकेयपुर क्षेत्र है, चमोली का कार्तिकेयपुर, ये 300 वर्षों तक जो है इनकी क्या रही है? राजधानी। और उसके बाद जो है जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी कहाँ? बागेश्वर जिले में जो गरुड़ बैजनाथ घाटी है, गरुड़ बैजनाथ क्षेत्र, बैजनाथ घाटी कहाँ पड़ती है? बागेश्वर। यानी प्रारंभिक 300 वर्षों तक थी चमोली के कार्तिकेयपुर क्षेत्र में। उसके बाद जो इन्होंने जो राजधानी ले गए वो कहाँ ले गए? जो गरुड़ बैजनाथ घाटी है बागेश्वर में या फिर बैजनाथ में, जो इन्होंने अपनी राजधानी उस समय बनाई थी। अब देखें, अगर हम कार्तिकेयपुर वंश की बात करते हैं, कार्तिकेयपुर वंश, तो इसके जो है 3 वंशों ने यहाँ पर जो है शासन किया है। 3 परिवारों ने जो है यहाँ पर राज्य में जो है शासन किया है। अगर हम बात करते हैं जो प्रथम परिवार, इसके संस्थापक की बात की जाए या प्रथम राजा की बात की जाए तो कौन था आपका? वसंत देव। कह सकते हैं आप कि वसंत देव ने जो है इसकी कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूर शासक के जो वंश है इसकी स्थापना जो इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद बसंत देव के बाद जो है जो दूसरा परिवार जब चला था, ये था खरपर देव का। खरपर देव वंश जो है इन्होंने शासन किया। और जब इनका शासन खत्म हुआ, जो तीसरा परिवार शुरू होता है निम्बर वंश का। निम्बर वंश। ये तीन परिवार थे, वसंत देव का परिवार और खरफर देव वंश और निम्बर वंश। इन तीन परिवारों ने जो है लगभग आपके 300 प्लस से भी ज़्यादा समय तक जो है उत्तराखंड राज्य में जो है शासन किया है। अगर हम बात करते हैं इस निम्बर की, तो ये जो है
शैव मताई या शैव धर्म को मानने वाला जो आप कह सकते हैं, शैव धर्म को जो ये मानने वाले थे। और अगर हम निम्बरदेव का जो पुत्र है जिसका नाम था इष्टगणदेव, इष्टगणदेव को एक विशेष चीज के लिए जाना जाता है, वो है क्या? उत्तराखंड के एकीकरण के लिए। यह कह सकते हैं उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का श्रेय, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? इष्टगणदेव को। इष्टगणदेव के पिता कौन थे? निम्बरदेव। जो तीसरा वंश था, अंतिम वंश कार्तिकेयपुर का, उस वंश के जो शासक है उनके पुत्र इष्टगणदेव के द्वारा जो उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। इष्टगणदेव की अगर बात की जाए तो इनके पुत्र थे कौन? ललित सुरदेव के बारे में जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, इस ताम्रपत्र में जो एक कलिंग कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार जो इनको बताया गया है। ललित सुरदेव को कौन से लेख में? पांडुकेश्वर लेख में। अगर प्रश्न आता है जो बैजनाथ है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये थे इनके पुत्र, किसके? ललित सुरदेव के। इनके पुत्र कौन थे? भूदेव के द्वारा जो है मंदिर, जो बैजनाथ मंदिर है, उन मंदिरों का जो है इनके द्वारा निर्माण कराया गया है, ललित सुर के पुत्र भूदेव के द्वारा। अगर हम प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कत्यूर वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो ये भी कौन हो जाते हैं आपके? ललित सुरदेव, शक्तिशाली शासक। ये जो है इनके शक्तिशाली शासक के रूप में आप इनको जान सकते हैं। अगर हम इनकी राजभाषा की बात करते हैं, कत्यूरियों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत जो है इनकी आपको राजभाषा देखने को मिलती है। और कत्यूरी इन्हीं के शासन काल में जो शंकराचार्य जो है उत्तराखंड में आए थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शंकराचार्य, तो इन्होंने जो 820 ईस्वी में जो केदारनाथ है, केदारनाथ में अपना देह त्यागा था। केदारनाथ में जो इन्होंने अपने देह को त्याग किया था। अब इसके बाद चलते हैं चंदवंश की तरफ, तो इसको देखेंगे हम किसी और वीडियो में। चंदवंश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।